मैं डॉक्टर कमलेश कुमार कमलेंदु, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज वुमेन, जमशेदपुर। आज हम लोग यूजी सेमेस्टर 3 जनरल इलेक्टिव कोर्स में उपस्थित हैं। इसका सिलेबस है भारत का इतिहास, जिसमें हमको पढ़ना है मुगलकालीन इतिहास 1526 से 1707, 1526 to 1707। हम लोग ऐसा जानते हैं कि सेमेस्टर 2 में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पढ़ा है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। आज हम जिस प्रश्न पर चर्चा करेंगे वह प्रश्न है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? बाबर एक संस्थापक के रूप में मुगल साम्राज्य का स्थापना भारत में किया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना एक युगांतकारी घटना माना जाता है, एक अविस्मरणीय घटना है। 1526 ईस्वी में बाबर ने यहाँ की सारी परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें हम जानते हैं कि यहाँ पर 3 शताब्दियों तक, 300 वर्षों तक यहाँ पर दिल्ली सल्तनत यानी तुर्क अफगान शासकों का वर्चस्व रहा, शासन रहा। 300 वर्षों तक दिल्ली पर उन्होंने शासन किया। लेकिन 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया और पूरी तरह से बाबर ने पूरे भारत वर्ष में उसने यहाँ के सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का उसने आकलन किया और जिस तरह से यहाँ आपसी फूट था, आपसी संघर्ष था, लोगों के बीच में वैमनस्यता था, इसका पूरा लाभ उठाया। और इस लाभ उठाने के बाद उसने 1526 में अपनी सेना के साथ वो आया और दिल्ली सल्तनत में जो उस समय लोधी वंश का शासन था, जिसकी स्थापना बहलोल लोधी ने किया था, जो एक अच्छा शासक था। लेकिन इब्राहिम लोधी जब गद्दी पर बैठा तो चारों तरफ उसका विरोध हो रहा था। दौलत खां पंजाब के शासक थे, दौलत खां लोधी, जो उसका पूरी तरह से विरोध किया। मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे, जो इब्राहिम लोधी को किसी भी तरह गद्दी से हटाना चाहते थे। तो इस तरह से यहाँ कई ऐसे राज्य थे जिसके शासक पूरी तरह से आपसी संघर्षों में, आपसी फूट में लगा हुआ था, जिसका लाभ बाबर जैसा आक्रांताओं ने उठाया। इसके पहले हम दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था और उसने भारत को काफी लूटा था। उसने भारत की शक्ति को काफी कमजोर किया था। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी दक्षिण में हिंदू राज्यों का उत्थान हुआ था। लेकिन हम पूरी तरह से देखते क्या है कि किस तरह से मुगलों ने बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा प्रदान किया और यहाँ पर एक अच्छी शासन व्यवस्था का नींव रखा। और पानीपत का प्रथम युद्ध, जो विश्व में एक महान युद्धों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक ऐसे वंश की स्थापना हुई जो एक लंबे काल तक शासन किया और भारत में किसी भी बाहरी शक्तियों को आने से रोका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुगल काल में सभ्यता और संस्कृति का भी काफ़ी विकास हुआ। यहाँ पर लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी मुगल वंश के शासकों ने काफ़ी विस्तार किया और लोगों को एक अच्छी शासन व्यवस्था देकर एक अस्थायी शासन व्यवस्था की नींव रखी। लेकिन हम उस परिस्थितियों का आकलन करेंगे कि किस तरह से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई। उस समय भारत में राजनीतिक परिस्थिति क्या था।
तो इस सवाल पर हम सबसे पहले देखते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस तरह से की। उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि वह यहाँ की परिस्थितियों का आकलन पूरी तरह से किया। उसने देखा कि यहाँ दो जो बड़े शासक थे, मेवाड़ के राणा सांगा और पंजाब के दौलत खान लोधी, दोनों इब्राहिम लोधी से रुष्ट थे। इब्राहिम लोधी के शासन से परेशान थे और नहीं चाहते थे कि वह दिल्ली की गद्दी पर रहे। ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि अगर सच मायने में कहा जाए तो भारत में एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था, और इस सत्ता का अभाव होने के कारण बाबर को यहाँ पर लोगों ने आमंत्रित किया। लोगों ने उनसे कहा कि आप यहाँ आकर आक्रमण करें, और इब्राहिम लोधी जैसे शासकों में दूरदर्शिता की भारी कमी थी, जिसका लाभ बाबर ने उठाया। बाबर स्वयं लिखता है कि जब मैं यहाँ आया तो वह तुजुक बाबरी किताब में लिखा है कि यहाँ 5 मुसलमानी राज्य और 2 हिंदू राज्य था, जिसमें 5 राज्य के शासक अच्छे थे तो 2 हिंदू राज्य भी अच्छा था। इस बाबर के आक्रमण के बाद और जिस परिस्थिति में मुगल वंश की स्थापना हुई, इस संबंध में इतिहासकार लेनपुल बिल्कुल सही लिखता है कि भारत में लग रहा था जिस तरह से बिल्कुल सत्ता का के शीर्ष पर बैठे शासक में अदूरदर्शिता था। भारत केवल एक राज्यों का समूह बन के रह गया था, और परिस्थिति ऐसी थी कि किसी भी विजेता आक्रमणकारियों के लिए एक सुनहरा अवसर था, और बाबर जैसे विजेताओं ने इसका पूरा लाभ उठाया और मुगल वंश की स्थापना की। इस परिस्थिति के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जो था उसमें हम आकलन करते हैं तो इसमें बहुत बड़ी मौलिक कमजोरियां थी। दिल्ली सल्तनत के शासक में कुछ ऐसे शासक थे जिसने कि बहुत ही सुंदर ढंग से शासन चलाया, जिसमें हम बात करेंगे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे शासक थे। लेकिन उसके बाद सत्ता का बिखराव आया, सत्ता में विघटन आया। उसके बाद हम देखते हैं कि बाबर के आक्रमण के समय तो दिल्ली सल्तनत की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तैमूर लंग ने भारत को काफ़ी लूटा था, काफ़ी लोगों को उसने मारा भी था, आतंक मचाया था। इससे दिल्ली सल्तनत तो कमज़ोर हुआ ही था। और संजोग और दुर्भाग्य था कि जब बाबर का आक्रमण हुआ तो लोधी वंश का शासन था। हालांकि उसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, वह एक मजबूत शासक था, लेकिन इब्राहिम लोधी एक अदूरदर्शी और कमजोर था, और वह बाबर ने जिस तरह से युद्ध किया उसके सामने उसने घुटने टेका, और बाबर मुगल वंश की स्थापना यहाँ कर सका। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा और माँ का नाम कुतलुक निसार बेगम था। वह ऐसी परिस्थिति में शासन किया था जबकि उसको अपने चाचा से भी वहाँ पर काफ़ी झगड़ा होता था। वह एक छोटा सा जागीरदार था। जब वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने अपने तुजुकी बाबरी में लिखा है कि मैं स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भारत पर आक्रमण करके यहाँ सत्ता हासिल करूँगा। मैं यहाँ की हरियाली को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया और मैं यहाँ से नहीं जाने का निश्चय किया। तो इस तरह से बाबर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ, और उस समय हम देखेंगे कि किस तरह से अनेक राज्य के बीच में यहाँ पर जो द्वंद्व युद्ध चल रहा था उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पंजाब। जहाँ पर हम पंजाब में जो शासक था वहाँ पर देखते हैं कि आरंभ यह दिल्ली सल्तनत के अधीन था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उसकी स्थिति जब दिल्ली की कमज़ोर हो गई तो कई राज्य स्वतंत्र हो गए, और बाबर के आक्रमण के समय पंजाब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था और वहाँ का शासक दौलत खान लोधी था। सिंध की स्थिति भी पंजाब की तरह थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यह दिल्ली की
अधीनता से स्वतंत्र हो गया था। तो सिंध की स्थिति भी उस समय देखेंगे कि वहाँ पर जो गवर्नर था वह शाह बेग, जो अरबों की युद्ध दृष्टि से, मतलब कि ये जो शासक थे शाह बेग अरब, उनकी दृष्टि सिंध पर लगी हुई थी। वे सिंध को अपने अधीन करना चाहते थे। और एक राज था भारत के उत्तर में, वह कश्मीर था। और जहाँ हम बात करेंगे कि कश्मीर एक सुरम घाटी के रूप में और बहुत ही सुंदर जगह था, जहाँ पर हम कहेंगे कि शाह मिर्जा नामक एक वीर योद्धा ने, जो कश्मीर के हिंदू शासकों को सेवा में लगा हुआ था, वहाँ वह एक सेवक के रूप में था। धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाकर वह 1339 ईस्वी में कश्मीर की गद्दी पर कब्जा कर लिया। बाद में यहाँ पर एक शासक हुआ, वहाँ पर हम देखेंगे कि एक शासक जो हुआ जैनुल आबेदीन, जिसे अकबर के नाम से पुकारा जाता है। और बाद में 1740 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई तो वहाँ पर अराजकता का स्थिति फैल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पंजाब, सिंध, कश्मीर, इसकी स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। और जो बाद में शासक हुआ वह इतना योग्य नहीं था कि वह बाबर के आक्रमणों को झेल सके। और गुजरात जो था शासक, वहाँ पर देखते क्या है कि वहाँ पर जो जुलाई 1526 ईस्वी में हम देखेंगे कि उस समय बहादुर शाह गुजरात का जो शासक था वह महत्वाकांक्षी, सुयोग्य एवं एक सफल शासक सिद्ध हुआ था। उसी वक्त में हम मेवाड़ का देखते हैं, तो मेवाड़ जो था, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, यह राजस्थान में था। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि बाबर ने अपने संस्मरण में इस राज्य की काफ़ी चर्चा की है। बाबर ने अपने संस्मरण में कहा है कि सांगा एक वीर एवं योग सेनापति ही नहीं, वरन एक सफल एवं महत्वाकांक्षी शासक था। कि जिस तरह से दौलत खां लोधी, उसी तरह से मेवाड़ का शासक ये राणा सांगा भी था, जो बाबर के युद्ध जो पहली बार 1526 में आया तो सहयोग किया था। लेकिन बाद में जब बाबर यहाँ से जाने का नहीं निश्चय किया तो ये लोग बाद में बाबर से युद्ध भी किया, लेकिन पराजित हुआ और वह मारा भी गया। बिहार में जो दरिया खां लोहानी जो शासक था, वह जब तक रहा, उसके नेतृत्व में उसने बाबर के आक्रमण समय में एक स्वतंत्र राज कायम कर लिया था। वह भी एक स्वतंत्र राज था। और ऐसी स्थिति में बंगाल फिरोज शाह तुगलक के शासन में ही एक स्वतंत्र राज बन गया था। तो दिल्ली सल्तनत के समय में भी ये कई राज्य जो थे वह स्वतंत्र हो गए थे। और वह बिल्कुल इब्राहिम लोदी के सैनिकों के साथ गया नहीं था। उसने उसमें 1526 में बंगाल का शासक नुसरत शाह खाजा अलाउद्दीन हुसैन का लड़का था, और अपने पिता की तरह, वह अपने पिता की तरह ही अपने शासन को बंगाल में बढ़ाना चाह रहा था। तो वह अपनी सेना को बंगाल तक सीमित रखा। तो भारतवर्ष की जब पूरी स्थिति का हम आकलन करते हैं, पंजाब का ये स्थिति था कि वहाँ के शासक इब्राहिम लोदी से अलग था, बिहार के शासक अलग थे, उड़ीसा के शासक भी साथ नहीं दे रहे थे। तो अलग अलग फूट और अनेकता की स्थिति, यहाँ अराजकता की स्थिति विद्यमान थी। और सारे शासक जो थे वह इब्राहिम लोदी को साथ उस समय नहीं दिए। और इसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि मालवा भी जो 16वीं शताब्दी में जब मेवाड़ की प्रभुता कम हो गई थी, तो मालवा का राज काफ़ी विस्तार किया। और उसका शासक दिलावर खां, जो उस समय गोरी के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था, वह 1435 ईस्वी में मालवा के शासक हुआ बना था। और उसी समय जौनपुर और खानदेश की बात करें तो इस तरह से उत्तर के जो भी राज थे, उसमें सिंध भी देखा, कश्मीर, पंजाब, बिहार, और बात करेंगे उड़ीसा, और ये सारे राज्य अपना स्वतंत्रता की घोषित करके अलग राज्य काम कर लिया था। और दक्षिण में 2 राज्य था। इसमें एक था, दक्षिण में हम जब बात करेंगे तो एक बहमनी और एक विजयनगर की बात करेंगे। जबकि बहमनी की राजधानी जो पहले गुलबर्गा थी, बाद में बीदर हो गया। और विजयनगर राज जो था उसमें कृष्णदेव राय जैसे एक प्रतिष्ठित शासक थे, वह जब तक रहा तब तक दिल्ली का, जब तक वह रहा वह हिंदू शासक के रूप में ये 2 राज्य था। और यह दिल्ली से अलग रहा, लेकिन अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रखा और हिंदू रीति रिवाज और कानूनों को वहाँ पर चलने दिया।
और ये खासकर अगर कहें तो ये दिल्ली सल्तनत से अलग होकर ये राज विकास किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर के समय में भारतवर्ष की राजनीतिक अवस्था काफ़ी डमाडोल थी और इस स्थिति में वहाँ पर कई शासक जो थे वह इब्राहिम लोदी से नाखुश भी थे और दक्षिण भारत के मुस्लिम राज्यों को पूरी तरह से अगर की गए नाकेबंदी की गई थी, जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ही वह लड़ रहा था। और इस तरह से बाबर के आक्रमण के समय में जो सैनिक की स्थिति अगर कहें तो उसमें अगर कहें तो सबसे बड़ी जो बाबर के युद्ध करने का तरीका था, जो तुलुगमा प्रणाली था, वह उसमें तीनों तरफ से बाएं दाएं से भी अपने सैनिकों को लगाता था और एक सीधा जो युद्ध करने में सैनिकों को देता था, एक टुकड़ी वह पूरा सुरक्षित रखता था। जब कोई सैनिक घायल होता था तो फिर उसको युद्ध करने में लाता था। और सबसे बड़ी बात हुआ कि उसने तोप का प्रयोग किया और उस तोप का बारे में यहाँ के लोग नहीं जानते थे। इस तरह से इब्राहिम लोदी युद्ध में पराजित हुआ और बाबर अपने सफल सैनिकों के साथ अपने पूरे भारतवर्ष के फूट का लाभ उठाते हुए मुगल साम्राज्य का 1526 ईस्वी में स्थापना किया। अतः आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से भारत में एकता का अभाव था, चारों तरफ द्वेष की राजनीति चल रही थी। वैसे परिस्थिति में बाबर जो एक बहुत बड़ा अगर कहें तो सेनापति भी था और उसके बारे में तो इतिहासकार कहते हैं कि वो इतना बड़ा योद्धा था कि अपने एक बाह में 7 व्यक्तियों को, दूसरे बाह में भी 7 व्यक्तियों को लेकर मीलों दूर जाता था। और सबसे बड़ी बात था कि उसमें 2 वंशजों का रक्त प्रवाही था और उसमें अगर कहें तो चंगेज खां और तैमूर लंग, माँ और पिता के दोनों वंशजों का ऐसा रक्त प्रवाही था। तो इस तरह से बाबर ने भारत में मुगल राज की स्थापना की। धन्यवाद।